Hi everyone, my name is Ashish Shakya and I welcome you all again on this platform named Codes. In last session we discussed about important Congress sessions and today we will be continuing with that portion only. So let's start. लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 1909 तक के कांग्रेस सेशंस का। 1909 का जो कांग्रेस सेशन है वो होता है लाहौर में और उसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय उसकी अध्यक्षता करते हैं और उस सेशन में जो इम्पोर्टेंट रिमार्क है वो ये है कि 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, तो उसका अपोज किया जाता है कांग्रेस के उस सेशन में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है 1916 में। 1916 में जाके कांग्रेस का इम्पोर्टेंट सेशन होता है और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एसी मजूमदार। एसी मजूमदार साहब सेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका लखनऊ में। ठीक है, तो 1916 में एसी मजूमदार प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के सेशन की और ऑर्गेनाइज किया जाता है सेशन लखनऊ में। और इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो ये कि जो 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस पार्टी में जो स्प्लिट होता है, जो कांग्रेस में सूरत स्प्लिट होता है दो पोर्शंस में, एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन और मॉडरेट फ्रैक्शन में, गरम दल और नरम दल जो अलग अलग हो जाते हैं। 1916 के लखनऊ सेशन में वो उन दोनों जो खेमों को फिर से लगता है कि चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही हैं अलग होने से, तो वो फिर से डिसाइड करते हैं एक यूनिफिकेशन का, तो फिर से वो यूनिफाइड हो जाते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1916 के लखनऊ सेशन में। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ बोथ कांग्रेस फ्रैक्शंस। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है 1916 के कांग्रेस सेशन में, लखनऊ सेशन में, वो ये कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ एक पैक्ट साइन करती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ एक पैक्ट साइन करती है जिसको नाम दिया जाता है लखनऊ पैक्ट का। तो इस पैक्ट में कुछ शर्तें होती हैं जो आपस में मानते हैं और जो कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं जिन पे वो एग्री करते हैं कि नेशनल मूवमेंट को आगे किस तरह से लेके जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसमें जो एक डिमांड होती है मुस्लिम लीग की वो होती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रावधान था वो हुआ था। तो 1916 वाले सेशन में क्या होता है लखनऊ सेशन में कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पे अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है 1916 में कांग्रेस के इन फ्रैक्शंस का यूनिफिकेशन होने का, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, वो ये कि 1915 में फिरोज शाह मेहता जो एक मॉडरेट लीडर होते हैं कांग्रेस के, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों मॉडरेट लीडर्स हैं, उन दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये दोनों ही लीडर बेसिकली ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन का अपोज कर रहे होते हैं पार्टी में आने से। तो इनकी डेथ के बाद, इनकी दोनों की नेताओं की डेथ होने के बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन है उसका कांग्रेस ज्वाइन करने का रास्ता साफ हो जाता है फिर से। 1917 में जो कांग्रेस सेशन होता है वो होता है आपका कलकत्ता में, जैसा कि मैंने बताया, और उसकी प्रेसिडेंट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रेसिडेंट कैसे बनती हैं, एनी बेसेंट का क्या योगदान रहता है इस समय, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट जो इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद में उनका जो मेन काम था वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थी। और उसके अलावा इन्होंने इंडिया में एक होम रूल लीग मूवमेंट भी स्टार्ट किया। होम रूल लीग मूवमेंट में दो ब्रांचेस हुआ करती थी, एक ब्रांच लीड करते थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी ब्रांच को लीड करती थी मैडम एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1917 में ऐसा क्या होता है कि 1917 में जो एनी बेसेंट है उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। होम रूल लीग मूवमेंट अपने टॉप पे चल रहा होता है, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ब्रिटिश पुलिस होती है, वो एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लेती है। तो जिसके बाद में बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस और विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। और विरोध प्रदर्शन होने से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स थोड़ा प्रेशर फील करते हैं और उसके बाद एनी बेसेंट को रिलीज कर देते हैं जेल से, 2-3 महीने जेल में रखने के बाद। फिर क्या होता है कि एनी बेसेंट की जो पॉपुलैरिटी है या फिर यूं कहें जो उनकी प्रसिद्धि है वो बहुत बढ़ जाती है इंडिया में। और इसी को देखते हुए 1917
के कलकत्ता सेशन में मैडम एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनाई जाती हैं। तो यहां से एक फेमस क्वेश्चन निकलता है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की। तो लोग अक्सर यहां पर कंफ्यूज होते हैं सरोजनी नायडू के साथ, जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के जिन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन में अध्यक्षता की 1917 के कलकत्ता सेशन में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो होता है 1919 का, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अमृतसर में। अमृतसर में कराने का रीजन इसका ये होता है कि अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में, और उसमें काफ़ी लोग, हजारों से लोग मारे जाते हैं। तो जिसके बाद में ये कांग्रेस का सेशन अमृतसर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं मोतीलाल नेहरू। 1919 के अमृतसर सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि 1908 के कांग्रेस सेशन में मद्रास में कांग्रेस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद 1919 के अमृतसर सेशन में कांग्रेस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए जाते हैं, उनका जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसमें फिर से कुछ चेंजेस किए जाते हैं और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की हम बात कर चुके हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से सेशन अमृतसर में किया जाता है। और तीसरी चीज, खिलाफत आंदोलन को अप्रूवल मिल जाती है कांग्रेस के सेशन में। तो खिलाफत आंदोलन का क्या है हिसाब किताब, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1914 से लेके 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो 1919 आते आते क्या होता है कि जो टर्की वो युद्ध हार जाता है, और हारने के बाद में जो टर्की में क्या था कि वहां पे एक ऑटोमन अंपायर हुआ करता था, ऑटोमन अंपायर और कैलिफेट वगैरह। तो कैलिफेट का हिसाब किताब ये था कि वहां से पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम रह रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उन सबको एक अथॉरिटी मिलती है मुस्लिम्स को। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कैलिफेट एक अथॉरिटी की तरह काम करता था। तो कैलिफेट को अबॉलिश कर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स कैलिफेट को अबॉलिश कर देते हैं। तो इस चीज का अपोज करते हुए, इस चीज के खिलाफ पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम हैं वो इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो जिस वजह से इसका आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन रख दिया जाता है। तो खिलाफत आंदोलन को 1919 के अमृतसर सेशन में, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उसमें खिलाफत सेशन को अप्रूवल मिल जाता है। 1920 में फिर 2 सेशन होते हैं। यूजुअली कांग्रेस का एक सेशन होता था एक साल में, लेकिन 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन होते हैं। एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है अगस्त सितंबर में, और एक सेशन होता है फिर जो नॉर्मल सेशन होता ही है कांग्रेस का, वो दिसंबर में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 1920 में इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए कांग्रेस का स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है कलकत्ता में, जिसमें लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष होते हैं। लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट होते हैं, और इस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मूव किया जाता है और उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है उसके लिए रेजोल्यूशन को। कहने का मतलब यह है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के लिए कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है सितंबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। फिर उसके बाद कांग्रेस का जो रेगुलर सेशन होता है, जो ईयर एंड में सेशन होता है हर बार, वो 1920 का होता है नागपुर में, जिसमें वीरा राघवाचारी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पे ये होते हैं कि कांग्रेस पार्टी में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे कमिटीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका इफेक्ट आगे चल के देखने को मिलता है। स्टेट्स वाले जो मूवमेंट होते हैं आज़ादी मिलने के बाद में, उसके रिगार्डिंग अलग अलग स्टेट के लिए जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जो भाषा के आधार पे अलग अलग राज्यों की मांग की जाती थी उसके बाद में, उसके लिए ये एक तरह से मतलब सीड का काम करता है ये इवेंट 1920 वाला। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कमिटीज फॉर्म होती हैं कांग्रेस पार्टी में। तो यही आगे चल के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वगैरह बनता है, और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और उसके बाद में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए जाते हैं 1956 में।
14 राज्य बनाए जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो होता है 1922 का। 1922 का जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है गया में, गया बिहार में है। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं CR दास। CR दास उस टाइम जेल में होते हैं, जेल से उस सेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। 1922 का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, असहयोग आंदोलन, और 1922 आते आते ये आंदोलन खत्म हो जाता है। महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं क्योंकि एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। चौरी चौरा एक गोरखपुर में एक वहां पे एरिया है, यूं कह लें कि वहां पे एक गांव है जहां पे एक पुलिस स्टेशन में एक जो वहां के लोकलाइट्स लोग हैं वो आग लगा देते हैं। तो उस चीज से प्रभावित होकर, उस इवेंट से प्रभावित होकर महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं आंदोलन को। उसके बाद में फिर 1922 में जब गया का सेशन होता है, CR दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होता है कि कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बड़े लेवल की पार्टी है, उसके अंदर ही एक छोटी पार्टी बनाई जाती है कांग्रेस स्वराज पार्टी नाम से। और ये वो धड़ा होता है पार्टी का जो बोलता है कि जिनको इलेक्शन लड़ना होता है। बेसिकली इस पार्टी के पहले चेयरमैन होते हैं CR दास और जो पहले प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो जो लोग 1922 आते आते क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में दो फ्रैक्शन बन जाते हैं। दो फ्रैक्शन मतलब ऐसे कहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो चुका है तो लोगों के पास अब कुछ काम नहीं है करने के लिए, ठीक है। लोगों के पास कुछ काम नहीं है तो लोगों को लगता है कि अचानक से ऐसे सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक इवेंट हो गया चौरी चौरा का और उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने ये बंद कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस चीज से प्रभावित होकर कुछ लोगों को ऐसा लगता है पार्टी में कि हमें काउंसिल्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, पार्टी को स्ट्रेंथन करते हैं, पार्टी को और मजबूत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये दो फ्रैक्शंस बन जाते हैं। एक फ्रैक्शन को बोलते हैं नो चेंजर और एक फ्रैक्शन होता है प्रो चेंजर। प्रो चेंजर वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें काउंसिल एंट्री करनी है, और नो चेंजर वो लोग होते हैं जो अपने स्टैंड पे अडिग रहते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं हमें काउंसिल एंट्री नहीं करनी है, हम लोगों के लिए जाके क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और ये सारी चीजें। तो यहां पर क्या होता है कि कांग्रेस स्वराज पार्टी की बात की जाती है। कांग्रेस स्वराज पार्टी यहां पर पहली बार है जिसकी बात की जाती है। और 1924 में फिर इसके बाद एक सेशन होता है। 1924 का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है बेलगाम में। बेलगाम जो है कर्नाटका में है आज की डेट में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये पहला और आखिरी सेशन है जहां पर महात्मा गांधी जी पहली बार या और आखिरी बार कह लें, एक ही बार उन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है, वो बेलगाम के 1924 के सेशन में। और 1925 में इसके बाद फिर एक सेशन और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कानपुर में और इसकी अध्यक्षता करती हैं सरोजनी नायडू। तो ये कुछ सेशंस हैं जो मुझे लगता है कि हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। और चलिए इनके ऊपर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं मतलब आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। आ जाते हैं कभी कभी वन लाइनर एग्जाम्स, वन लाइनर क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में। जैसे कि पहला तो यही हो जाता है कि लखनऊ पैक्ट किन किन के पार्टीज के बीच में साइन हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था। कौन से सेशन में हुआ था? 1916 के लखनऊ सेशन में हुआ था। कौन प्रेसिडेंट था? AC मजूमदार प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके अलावा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन किस सेशन में एक हो जाते हैं? सेम आंसर है 1916 के लखनऊ सेशन में, ठीक है। 1917 में एक क्वेश्चन फिर ये बनता है कि जो एनी बेसेंट हैं, एनी बेसेंट के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली महिला कौन है जिन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है, तो उसका आंसर है एनी बेसेंट। प्लीज इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा सरोजनी नायडू के साथ। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है, तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर सेशन में अध्यक्षता की है। फिर एक ऐसी क्वेश्चन बन जाता है महात्मा गांधी जी के ऊपर कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस सेशन की अध्यक्षता की है, तो इन्होंने 1924 के बेलगाम सेशन की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी जी ने। एक क्वेश्चन बनता है कि लिंग्विस्टिक कमिटीज कौन से सेशन के थ्रू बनाई गई थी, तो 1920 में नागपुर का जो सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें वीरा राघवाचारी प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे कांग्रेस कमिटीज बनाई जाती हैं। दूसरी बात, इस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना 1920 में कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कोई और क्वेश्चन बनता है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर एज ऑफ नाउ। और अगर आप
लोगों को हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप उन्हें पोस्ट कीजिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम ऑल। थैंक यू सो मच गाइज।